अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम अर्रहीम से, जिससे मुराद है कि अल्लाह ताला नहायत रहम फरमाने वाला है। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। हम लोगों ने इंटीजर्स फाइंड करने हैं, और कौन से इंटीजर्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं कि जिनको प्लस करने से आंसर आएगा 42। और कंसेक्यूटिव से मुराद क्या होता है? कंसेक्यूटिव कहते हैं बच्चों कि बिल्कुल उसके साथ वाला। लेट्स से मेरे पास दो नंबर्स हैं या दो इंटीजर्स हैं, 1 और उसके बाद क्या आएगा? 1 के बाद 2 आता है ना, तो ये कंसेक्यूटिव होंगे। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव। 1 के बाद अगर 3 आए तो कंसेक्यूटिव नहीं होता, ये उसके साथ वाला ये नहीं है। तो 1 के बाद कंसेक्यूटिव होगा 2, 2 के बाद कंसेक्यूटिव होगा 3। तो उसने कहा है कि 3 ऐसे इंटीजर्स हमने बताने हैं कि जिनको सम करने से आंसर आएगा 42। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा इंटीजर्स। तो लेट करते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर। 3 इंटीजर है ना, तो फर्स्ट इंटीजर को हम लेट करते हैं x के इक्वल। ठीक है ना। सेकंड इंटीजर को हमें लेट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान से समझनी आपने। फर्स्ट अगर x है तो सेकंड इंटीजर बच्चों आएगा x प्लस 1, x के अंदर 1 ऐड करके। किस तरीके से? देखिए एग्जांपल मैंने आपको दिया ना, ये 1 अगर फर्स्ट इंटीजर 1 हो तो सेकंड इंटीजर आएगा 2। ठीक है, तो 1 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा ना। इसी तरीके से थर्ड इंटीजर अगर होगा तो 1 में कितना ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 1 में ऐड करेंगे 2। इसी तरीके से जनरली इसको लिखा जाता है कि अगर फर्स्ट इंटीजर x होगा तो सेकंड इंटीजर x प्लस 1 होना चाहिए, और जो थर्ड इंटीजर है वो कौन सा होगा? x प्लस 2, x में 2 ऐड करने से। तो ये बच्चों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बनते हैं। इसके बाद उसने कहा कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है वो 42 है। तो उसने कंडीशन दी है जिसके लिए आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कहते हुए मैंने इन तीनों इंटीजर्स का सम x प्लस, सम कहते हैं ना प्लस करना, इन तीनों को हम कर लेंगे प्लस, और इक्वल किसके रखेंगे? इज़ 42। तो 42 के रख लेते हैं। अब देखें बच्चों x जो है वो x में ही ऐड होगा, तो 3x है ना, तो लिख लेते हैं 3x प्लस 2 प्लस 1 होता है 3, इक्वल आ जाएगा 42 के। 3 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड में जाके माइनस हो जाएगा, 42 माइनस 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 39। अब x फाइंड आउट करना है, 3 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 39/3। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13। क्लियर? अब एंड में हम लिख देंगे हैंस, प्रेजेंटेशन भी आप लोगों ने साथ साथ इसमें करनी है, हैंस ये x है 13। फर्स्ट इंटीजर जो हमने लेट किया था, फर्स्ट इंटीजर वो क्या था? x था, और x अब हमने फाइंड कर लिया है, x की आंसर आया था 13। सेकंड इंटीजर पर जो हमने लेट किया था, सेकंड इंटीजर वो क्या था कि x के अंदर हमने ऐड करना है 1, तो x की वैल्यू आई थी 13, तो 13 में 1 ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 14। इट्स मीन सेकंड जो इंटीजर था वो हो गया 14। इसी तरीके से थर्ड इंटीजर हमने लेट किया था x प्लस 2, ये थर्ड इंटीजर x प्लस 2 लेट किया था, x प्लस 2, तो x की वैल्यू आई 13, 13 में बच्चों जब 2 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। तो यहाँ से देखें और गौर करें कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हैं? 13 है, 14 है और 15 है। ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं कि इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो आंसर आएगा 42 के इक्वल। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका डायग्राम में उसने बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल दिया उसने हमें एक, जिसकी जो लेंथ AC है, ये बेस होती है, इसकी बेस है इसकी √3 प्लस √5, और इसका जो एरिया है वो 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बच्चों हम लोगों ने फाइंड करनी है लेंथ AB, ये AB जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं ना, और इसे हम हाइट भी कह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ A√3 प्लस B√5। इट्स मीन कि हमें इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करना है, हमारा जो आंसर आएगा। तो बच्चों सबसे पहले देखें गिवन डाटा में उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें बेस दी है, बेस इक्वल्स टू, बेस क्या है? AC,
और वो है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। इसके बाद उसने गिवन डाटा में हमें एरिया दिया है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और वो है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड में हमने फाइंड क्या करना है, इसमें लेंथ AB, ठीक है ना। तो लेंथ AB इक्वल्स टू, और AB है हाइट इक्वल्स टू फाइंड। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है। फार्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है जी। राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला ये है कि जो एरिया होगा, एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये बच्चों आप लोगों ने इसका फार्मूला याद रखना है। इसमें आप वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट वैल्यूज़। एरिया की वैल्यू 1 प्लस √15 है, तो यहाँ पे लिखें 1 प्लस √15 इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। बेस बच्चों क्या है, बेस है AC √3 प्लस √5। क्लियर। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट के साथ, तो मल्टीप्लाई के लिए आपको मैंने बताया कि ब्रैकेट का साइन अब यूज़ कर दिया करें आप। तो ब्रैकेट में हाइट है और हाइट किसकी इक्वल है, AB, तो यहाँ से लिख लेते हैं AB। क्लियर है बच्चों। अब देखें ये 2 डिवीजन में है ना, इस साइड पे आगे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन किस तरीके से ये भी आपने ध्यान रखना है कि 2 और ब्रैकेट लगा के आपने लिखना है 1 प्लस √15 इक्वल्स टू 1 को स्किप कर दें, मल्टीप्लाई होके वैल्यू वही रिमेनिंग बचेगी, और AB इसके ऊपर बार। अब देखें ये जो वैल्यू है AB के साथ मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी ना, तो डिवाइड में लिख लेते हैं 2 × 1 प्लस √15, और डिवीजन में बच्चों लिख लेते हैं √3 प्लस √5। अब देखें कि ओवर में अगर √, आ जाए तो एक तो हमने इसको ख़त्म करना होता है, ये भी हमने 1.2 में सीखा था, और एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म के अंदर। तो बच्चों इसकी हमें करनी पड़ेगी रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको √3 माइनस √5, ओवर में भी √3 माइनस √5, ये इक्वल आ जाएगा AB के जस्ट। अब देखें ऊपर भी ब्रैकेट में 1 प्लस √15 इंटू √3 माइनस √5, और ओवर में देखें बच्चों तो ये A प्लस बी और A माइनस बी है, विच इज़ इक्वल्स टू A² माइनस B² इक्वल आ जाएगा AB के। अब बच्चों हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को आप एज इट इज़ रहने दें। इसकी वजह क्या है, एट द एंड आप देखेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट लगा के इन दोनों को एक्सपैंड करें। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों के साथ, √3 माइनस √5, फिर प्लस √15 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √5 के साथ, और ओवर में बच्चों आ जाएगा जब इसके स्क्वायर कैंसिल करेंगे √ के साथ, तो 3 माइनस 5 इक्वल टू में लिख लेंगे AB के ऊपर बार है। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 को ऐसे ही रहने दें, 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। प्लस अब √15 को जब आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, √15 मल्टीप्लाई बाय √3, तो बच्चों आपके पास आंसर आएगा 3/5। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, 3/5 प्लस माइनस माइनस है, √15 को मल्टीप्लाई करें √5 के साथ डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू, √15 इसको मल्टीप्लाई करें √5 के साथ, तो यहाँ से आंसर आएगा 5/3, यहाँ से आ जाएगा 5/3। अब ओवर में देखें बच्चों, तो ओवर में 3 माइनस 5 का आंसर आएगा -2 इक्वल टू में आ जाएगा AB के ऊपर बार है। अब देखें ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 को 2 से कैंसिल कर दें, माइनस बच गया, तो माइनस यहाँ बाहर हम लगा देते हैं इस माइनस। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, ये जो √3 है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा -5/√3 के साथ। क्लियर। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे
तो अंडर रूट 3 -5 अंडर रूट 3। जब प्लस माइनस करेंगे तो साइन बिगर टर्म का, तो -4 अंडर रूट 3 रिमेनिंग वैल्यू बचेगी। इसके बाद इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करना है, तो प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का प्लस आ जाएगा, प्लस का साइन लग देगा। और देखें 3 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा जस्ट 2, तो 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू में आ जाएगा AB। आप कैलकुलेटर के थ्रू भी वैसे इसको कर सकते हैं। अब बच्चों इसको अंदर जब आप माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साइन चेंज हो जाते हैं ना, तो यहाँ से आंसर आएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 5 इक्वल्स टू AB। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। इसको हम कह लेते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि उसने कहा था एक्सप्रेस कर दें हमें सेंटीमीटर के अंदर और इस एक्सप्रेशन के साथ। अब देखें अंडर रूट 3 पहले लिखा है, फिर अंडर रूट 5 है, और जो हमने आंसर फाइंड आउट किया है उसमें भी अंडर रूट 3 पहले है और अंडर रूट 5 बाद में है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है अ रेक्टेंगल हैज़ साइड, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इसे कहते हैं ना, ऑपोजिट साइड जिसकी बराबर होती हैं। एक उसकी लेंथ है 2 प्लस अंडर रूट 18 है, और दूसरी उसने दी है 5 -4 बाय अंडर रूट 2। ये दो लेंथ उसने दी हैं। उसने कहा है एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पहले मैं कहता हूँ लेंथ जो है, लेंथ इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर है, और यहाँ से विड्थ कह लेते हैं हम, विड्थ वो इक्वल है 5 -4 बाय अंडर रूट 2 मीटर के। हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट करना है एरिया, तो एरिया इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। अब पहले आप फार्मूला देखें कि एरिया रेक्टेंगल का, उसका फार्मूला क्या होता है। तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, सीधा सीधा एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है। तो इसमें अगर वैल्यूज़ पुटअप करें तो एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऐसे ही रहने दें, इक्वल्स टू लेंथ है 2 प्लस अंडर रूट 18। इसी तरीके से जो विड्थ है ना वो आ जाएगी 5 -4 बाय अंडर रूट 2। तो बच्चों इसको सॉल्व करने का इजी मेथड क्या हो सकता है, ये देखें, ये जो अंडर रूट 2 है ना, इसको अगर हम पहले रिमूव कर लें तो इजीली हमारा आंसर आ जाता है। रैशनलाइजेशन करके यहाँ से 2 प्लस, देखें जो अंडर रूट 18 है ना, 18 किस तरीके से 9 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर करें ना तो 18 आता है। तो इसको भी आप सॉल्व कर लें, ईजी हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ से 5 -4 ओवर अंडर रूट 2 है ना, तो ये आप खाली एक्सप्रेशन सोचें, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 2 के साथ, ठीक है ना। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करें तो 2 प्लस, यहाँ पे अब आपने ध्यान से मेरी बात सुननी है, ये जो अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 है, अंडर रूट जब आप सेपरेट करते हैं दोनों पे, अंडर रूट 9 अलहदा कर दें और अंडर रूट 2 अलहदा कर दें, ठीक है ना। अंडर रूट 9 का आंसर आ गया यहाँ से 3, और अंडर रूट 2 अनसॉल्व्ड है, इसको आप ऐसे ही रहने, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर आप कैलकुलेटर के थ्रू करते हैं तो अंडर रूट 18 का आंसर देखें आ रहा है 3 अंडर रूट 2। इसके बाद बच्चों 5 -4 अंडर रूट 2 इकट्ठे लिख दें। अंडर रूट 2 को जब अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर आएगा, जिसका आंसर ऐट दैन 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आंसर आएगा इसका 2। कैलकुलेटर के थ्रू भी किया जा सकता है। इसके बाद आप इसको अगर सॉल्व करें तो एरिया हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, 2 + 3 अंडर रूट 2 और आ जाएगा 5 - 2 × 2 4, तो 2 अंडर रूट 2। अगर आप 4 बाय अंडर रूट 2 को डायरेक्ट लिखें ना कैलकुलेटर पे, देखें 4 बाय अंडर रूट 2, तो इसका आंसर देखें 2 अंडर रूट 2 भी आ रहा है। तो ये देखें मैंने इसको मॉडिफाई कर लिया। अब ओवर जब ख़त्म हो जाए फिर कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। अब जस्ट इसको सिंपल हमने जैसे मल्टीप्लाई किया था ना वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 2 लिखें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले 5 - 2 अंडर रूट 2 के साथ, फिर +3 अंडर रूट 2 लिखें और इसको मल्टीप्लाई करें 5 - 2 अंडर रूट 2 के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में 5 × 2 हो जाएगा 10, -2 × 2 होता है 4, तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 × 3 15 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 को जब आप 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 6 होता है ना बच्चों, और अंडर रूट 2 को जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जस्ट 2 आएगा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट आंसर आ जाएगा 12। अगर आप डायरेक्ट करना चाहिए कैलकुलेटर के थ्रू तो नो इशू, 3 अंडर रूट 2
इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं -2√2 के साथ। तो देखें इसका आंसर आ गया -12, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया -12। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्या करना है कि अंडर रूट वाली टर्म्स को अंडर रूट वाली टर्म्स के साथ प्लस माइनस, और सिंपल टर्म को सिंपल टर्म के साथ, और अगर आप इसको रीअरेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। 10 -12 -4 √2 प्लस 15 √2। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चों एट द एंड हमारा आंसर आने लगा है एरिया इक्वल्स टू, प्लस माइनस करें तो माइनस आ जाएगा -2, इन दोनों को प्लस माइनस करें साइन बिगर टर्म का, प्लस 11 √2, और इसका यूनिट आ जाएगा मीटर। ऐसे लिख लेते हैं, इसका यूनिट आ जाएगा मीटर। इसी में उसने कहा था एक्सप्रेस करने के लिए a + b √2 की फॉर्म में, तो देखें प्लस b √2 की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जिसका सम जो है वो 68 के इक्वल है, और डिफरेंस अगर उन दोनों नंबर्स को माइनस करें तो आंसर आएगा 22 के इक्वल। अब यहाँ पे देखें तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं हैं। जब कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं होते तो फिर लेट किस तरीके से करना पड़ता है कि यहाँ पे दोनों नंबर्स डिफरेंट होंगे। जब दोनों नंबर डिफरेंट होंगे तो एक को फिर x और दूसरे नंबर को हम कह लेंगे y। तो बच्चों सबसे पहले मैं लेट करूँगा दो नंबर्स कौन कौन से, x एंड y। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कहते हुए उन दोनों नंबर्स के सम को 68 कह लेंगे, और दोनों के डिफरेंस, दोनों के माइनस को हम कह लेंगे 22। अब बच्चों मैंने यहाँ पे लेट करके लिख भी दिया और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन भी कह लिया। अब कंडीशंस में देखें सम उनका 68 है, तो दोनों नंबर्स को सम करें x + y, ये इक्वल आ जाएगा 68 के। इसको बच्चों आप इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे, ये रिक्वायर्ड आ गई। नेक्स्ट डिफरेंस, दोनों को माइनस जब करेंगे तो फिर उसका आंसर आएगा 22 के इक्वल, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब बच्चों हम लोगों ने नंबर्स फाइंड करना है, इट्स मीन x एंड y फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड होगा, इजी वे है, इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मे बी आपने पहले पढ़ा हो कि इक्वेट करके किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो दोनों को जब सम करेंगे तो x + y = 68 और x - y = 22 है, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस करते हैं, x के अंदर जब x ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2x, प्लस माइनस कैंसिल आउट ईच अदर, ये कैंसिल हो जाएंगे, = इन दोनों को प्लस करें तो यहाँ से 90 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाता है, तो x = 90/2, यहाँ से x आ जाएगा x = 45। इसी तरीके से अब हमने सेकंड नंबर फाइंड करना है विच इज़ y। वो किस तरीके से फाइंड होगा, x की वैल्यू या यहाँ पे पुट कर ली जाए या यहाँ पुट कर ली जाए, अपनी मर्जी है। तो पुट कर लेते हैं वैल्यू 1 में, पुट लिखते हैं यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ x इन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर ली, x + y = 68 था, ये x की जगह वैल्यू आ गई 45, तो पुट कर लेते हैं 45 + y = 68। अब 68 देखें 45 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा, तो y = 68 - 45, यहाँ से y की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने फाइंड कर दी विच इज़ 23। तो ये दो नंबर्स है जिनको प्लस करने से आंसर 68 आता है, और इन्हीं को अगर हम माइनस करें तो आंसर 22 आता है। आप इसको प्लस माइनस करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। वेदर लाहौर का उसने कहा कि 2024 के अंदर जो न्यूज़ है उसके मुताबिक 48 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों यहाँ से उसने सेल्सियस में हमें ना इसका टेम्परेचर दिया है 48 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को मेजर करने के 3 स्केल्स हैं, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, सेल्सियस स्केल होता है और केल्विन स्केल होता है, ठीक है ना। सेल्सियस उसने दिया और उसने कहा कि इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने फ़ारेनहाइट में बताना है। तो बच्चों फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, डिग्री फ़ारेनहाइट = 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस उसमें कर देना हमने 32। अब देखें यहाँ पे पुट वैल्यूज़ करनी है, सीधा सीधा आसान सा क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस। देखें क्या दिया उसने, इसको डिग्री सेल्सियस बेशक आप कह लें, 48 है तो ये आप लिख लें 48 प्लस कर दे इसमें 32। अब बच्चों जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 9/5 को, 9 मल्टीप्लाई होगा 48 के साथ, तो 48 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 432। तो लिख लेते हैं 432, डिवीजन में 5 है
प्लस इसमें कर देंगे 32। कैलकुलेटर के थ्रू इनको डिवाइड करें तो पॉइंट में आंसर आएगा 86.4। तो डिग्री फ़ारेनहाइट है 86.4 प्लस 32। इसमें अब एट द एंड हमने 32 ऐड करना है। जब 32 इसमें ऐड करेंगे तो आंसर आएगा इसमें 118.4। तो फ़ारेनहाइट में हमारा आंसर बच्चों आ गया 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन। फादर और सन की एज को अगर हम प्लस करें तो 72 ईयर्स बनती है। 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो 2 टाइम्स थी द एज ऑफ द सन। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स बिफोर या 6 ईयर्स अगो। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपने इजी वे में किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, हम एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते जाएंगे तो इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन। ठीक है ना, एज का नहीं पता हमें, ना फादर की ना सन की। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, लेट करते हैं क्या, देखें सन की एज और फादर की एज। पहले फादर है तो लिख लेते हैं यहाँ पे फादर्स एज। जो फादर की एज है इसे हम लेट करते हैं x, और जो सन की एज है उसे हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। इसके बाद देखें उसने कहा था दोनों की एज को अगर हम प्लस करें तो 72 आता है। इधर आप लिख लें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है कि दोनों को जब हम सम करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72 ईयर्स। तो x प्लस वाई करके आंसर आएगा 72 ईयर्स। क्लियर है बच्चों। आप देखें फर्स्ट जो स्टेटमेंट ना यहाँ से यहाँ तक इसको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 6 ईयर्स अगो, फिर कॉम है तो आप यहाँ पे लिख लें 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, 6 ईयर्स अगो। देखें 6 साल पहले की वो बात कर रहा है ना, तो 6 साल पहले में क्या आएगा, जो इनकी एज होंगी वो 6 साल कम हो जाएंगी। तो यहाँ से लिखते हैं फादर्स एज, जो फादर्स की एज है वो आ जाएगी x माइनस 6 साल माइनस कर दिए इसमें से। इसी तरीके से सन की एज में से भी हमने क्या कर दिए, 6 साल माइनस कर दिए। यहाँ तक स्टेटमेंट क्लियर होगी। उसके बाद द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। दोबारा से कंडीशन आ गई है तो अगेन यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। बच्चों इसको आप लोगों ने स्टेटमेंट के थ्रू पढ़ के सॉल्व करना है, फिर इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और कंडीशन क्या ये कह रही है जो फादर्स की एज है वो 2 टाइम्स है। अब देखें फादर की एज कौन सी है, न्यू देखें आप, फादर की एज है x माइनस 6। तो यहाँ पे लिख लें आप x माइनस 6 वाज 2 टाइम्स, वो 2 टाइम है किसकी एज से, सन की। तो इक्वल रखें इसको, 2 टाइम्स है ना तो 2 लगा दें किसके साथ, सन की एज के साथ। सन की एज है y माइनस 6 और चूँकि 2 वैल्यूज़ हैं फिर आप ब्रैकेट यूज़ कर लें y माइनस 6। बच्चों अब फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 6 इक्वल आ जाएगा 2y माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 12 है। अब x y वाली वैल्यू एक साइड पे कर दें, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 6। यहाँ से बच्चों इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 6। अब बच्चों हमने फाइंड आउट करनी है सन की जो है एज। तो ये देखें ये 2 इक्वेशंस हैं, इन्हें दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। इसे इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 कह लेते हैं। माइनस क्यों करना है, ताकि फादर की एज कैंसिल हो जाए। हमने फाइंड करनी है सन की एज जो कि है y। तो यहाँ लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट कहते हैं माइनस करना। इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को 2 में से हम माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो पहले इक्वेशन 2 लिखें आप। इक्वेशन 2 है x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 6 है, और इक्वेशन 1 है x प्लस वाई, इसके बिल्कुल नीचे लिख लें x प्लस वाई इक्वल्स टू 72। बच्चों जब माइनस करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होता है इसके हम साइन कर लेते हैं चेंज। तो ये प्लस में है, ये माइनस में देगा, ये प्लस में, ये भी माइनस में देगा, ये भी प्लस में और ये भी माइनस में। x से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का,
तो -3y इक्वल आ जाएगा -78 के। अब जो देखें यहाँ से तो -3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू -78 बाय -3। तो यहाँ से y आ जाएगा माइनस माइनस से कैंसिल, 3 2 6, 3 6 आर 18। तो जो सन की एज है वो आ गई यहाँ से 26 ईयर्स। अब जो यहाँ तक हम लोगों ने फाइंड कर लिया यहाँ तक, उसके बाद उसने कहा व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। इट्स मीन जो एज थी ना सन की, उसमें हम अब क्या करेंगे, 6 साल माइनस कर देंगे। तो बच्चों मैंने लिख लिया है सन्स एज 6 ईयर्स अगो। स्टेटमेंट से देखते हुए सन की एज आई थी 26, उसमें 6 साल माइनस करने, तो माइनस कर लें 6, तो हैंस जो सन की एज आ गई है वो है 20 ईयर्स। इसको बच्चों अब आप लोग हाईलाइट कर लेंगे, और हाईलाइट आप लोग कर लें यहाँ से ब्लू मार्क के साथ, क्योंकि प्रीवियस हमने भी सन की एज फाइंड की थी, वो आई थी, तो उसे हमने ब्लैक पॉइंटर से हाईलाइट किया था। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसे आप ब्लू से हाईलाइट कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 है, इजी सा क्वेश्चन है ये भी। मिरहा ने एक टॉय बॉट किया, कितने में, 1500 में, और फिर उसने सेल किया उसे 1520 में, तो उसने कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन किया। हमने उस प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे उसने परचेज़ किया, बॉट कहते हैं परचेज़ करना, इसे कहते हैं कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो है 1500 रुपीज़, ठीक है ना। 1500 रुपये का उसने ये ख़रीदा, और बेचा उसने कितने में, तो यहाँ से आएगा सेलिंग प्राइस। सेल किया उसने, सेलिंग प्राइस उसकी आ जाएगी 1520 रुपीज़। क्लियर है ना बच्चों। अब हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज फाइंड के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट के बारे में बताना चाहिए, तो आप लोग पहले प्रॉफिट फाइंड करें। तो बच्चों प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट क्या होगा कि जितने का उसने सेल किया, सेलिंग प्राइस माइनस कर दें कॉस्ट प्राइस, वैल्यू पुटअप करें, 1520 में से 1500 माइनस करें, तो जो प्रॉफिट उसका आया था वो है 20 रुपीज़, 20 रुपये उसको प्रॉफिट आया। अब हमने फाइंड करनी है प्रॉफिट की परसेंटेज। तो बच्चों परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, उसका फॉर्मूला आएगा प्रॉफिट, जितना उसे प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100% के साथ। बच्चों इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं और सिंपल आंसर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। प्रॉफिट आया था 20, तो 20 लिखें, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1500 रुपीज़, 1500 मल्टीप्लाई कर दें 100% के साथ। अब देखें 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 2000 डिवाइडेड बाय 1500%। कैलकुलेटर के थ्रू बच्चों इसकी परसेंटेज फाइंड कर लें डिवाइड करके, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर इसका 1 कैलकुलेटर के थ्रू करते हैं 2000 डिवाइडेड बाय 1500, तो बच्चों इसका आंसर आ गया 1.33%। तो प्रॉफिट यहाँ से हमने फाइंड आउट कर दिया 1.33%। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनुअल इनकम जो है तैयब की वो 9,60,000 है, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, उसमें से 1,30,000 जो है अमाउंट एग्जेम्प्ट कर दी गई। हाउ मच टैक्स, कितना टैक्स वो पे करेगा अब 0.75% रेट के लिहाज से। बच्चों स्टेटमेंट समझे कि 9,60,000 इनकम थी, उसमें से गवर्नमेंट के थ्रू 1,30,000 जो रुपीज़ थी उसका रिलीफ मिल गया उसको। इससे मुराद ये है कि अब उसने 9,60,000 में से टैक्स नहीं देना, 1,30,000 पर उसको माफ़ी मिल गई कि आप 1,30,000 के ऊपर टैक्स पे नहीं करेंगे, तो रिलीफ मिल गया उसको। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि उसकी एनुअल अमाउंट लिखते हैं या एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम बच्चों उसकी आ जाएगी 9,60,000। इसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है जिस पर उसको रिलीफ मिला, एग्जेम्प्टेड अमाउंट है उसकी 1,30,000। क्लियर। अब देखें कि उसने जो टैक्स पे करना है
9,60,000 के लिहाज से नहीं करना, बल्कि उसमें से इसको माइनस कर दे, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी ना उसमें से उसने टैक्स पे करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि टैक्सेबल अमाउंट, वो वाली अमाउंट जिस पे उसने टैक्स पे करना है, तो उसे हम कह लेते हैं टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट बच्चों क्या आएगी कि एनुअल इनकम में से हम माइनस कर लेते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट। क्लियर? तो 9,60,000 में से हमने माइनस कर दिया 1,30,000, तो उसकी जो टैक्सेबल अमाउंट आएगी जिस पे उसने टैक्स अब पे करना है, टैक्सेबल अमाउंट वो है 8,30,000। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ से देखें तो टैक्स का जो रेट है वो 0.75% है। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं टैक्स रेट, इतने परसेंट टैक्स उस पर उसको अदा करना पड़ेगा। टैक्स रेट आ गई है 0.75%। अब हमने टैक्स फाइंड करना है, टोटल टैक्स जो है वो रुपीज़ में कितना आएगा। तो टैक्स आएगा, टैक्स इक्वल टू जोन सी अमाउंट है ना 8,30,000, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट के साथ 0.75% के साथ। अब बच्चों आपने याद रखना है कि ये 8,30,000 है, मल्टीप्लाई कर दे 0.75 के साथ। परसेंटेज जो है ना ये इक्वल होती है 1/100 के, तो यहाँ से परसेंटेज ख़त्म करें और 1/100 लिख लें। तो इसको जब आप कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करेंगे तमाम की तमाम वैल्यू को, इसको इस तरह मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय जब आप 100 करेंगे तो रुपीज़ में आपका आंसर आ जाएगा, उसको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा 6,225 रुपीज़। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है 3,75,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। अगर आप 3,75,000 रुपया लेते हैं किसी से, बैंक से भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट से भी या अदर किसी पार्टी से, तो आपने उस पर कितने पैसे इजाफी देने हैं, इंटरेस्ट देना है, उसे सूद भी कहा जा सकता है। 1 साल के अंदर अगर आपने उनसे डिसाइड किया है कि आपको मैं 14% के लिहाज से मार्कअप दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, तो बच्चों फाइंड इसमें हमने करना है कंपाउंड मार्कअप, कितने पैसे आप इजाफी देंगे उसको। और आपने डिसाइड किया कि जितनी भी अमाउंट होगी ना आप 14% के लिहाज से उसको पैसे देंगे। तो यहाँ से बच्चों सबसे पहले देखें कि आपके पास अमाउंट कितनी थी। जो अमाउंट होती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल, इतने पैसे आपने लिए, ठीक है जी, प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसे कैपिटल पी से भी नोट करते हैं और वो आ जाएगी रुपीज़ 3,75,000। इसके बाद बच्चों देखें तो टाइम उसने दिया है 1 साल, ठीक है ना। टाइम कितना है, टाइम इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू आ जाएगा 1 ईयर, 1 साल के अंदर या 1 साल के पूरा गुजरने के बाद। और रेट कितना डिसाइड किया गया, रेट इसे हम कैपिटल आर से भी डिनोट कर सकते हैं, इसे कहा गया 14% जो आपने डिसाइड किया उसके साथ। कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, फाइंड इसमें करना है हमने कंपाउंड मार्कअप, कंपाउंड मार्कअप इसे CM भी कह लें या डायरेक्ट कंपाउंड मार्कअप से ही इसे फाइंड कर लेते हैं। बच्चों अब कंपाउंड मार्कअप इसको फाइंड करने के 2 से 3 मेथड्स हो सकते हैं। तो एक फार्मूला इसमें ये भी यूज़ होता है, कंपाउंड जो मार्कअप है वो इक्वल होता है A माइनस पी के, ठीक है ना। ए से मुराद कि अमाउंट टोटल 1 साल के बाद कितनी होगी, उसमें से फिर आप इसको माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी ना वो आपने उतने पैसे उस पार्टी को इंटरेस्ट के तौर पे देने हैं, ठीक है। अब ये जो A है सबसे पहले इस A को फाइंड करना पड़ेगा। प्रिंसिपल तो आपके पास पहले ही मौजूद है ना, अमाउंट का नहीं पता कि साल बाद कितनी अमाउंट होगी कि उसमें से इतने पैसे फिर आप देंगे, ठीक है ना। अब देखें तो इसको A फाइंड करने के लिए सेपरेट एक फार्मूला लगाना पड़ता है। तो अमाउंट का यहाँ से फार्मूला आएगा कि आप प्रिंसिपल और उसमें 1 प्लस रेट की पावर t करें, ठीक है ना। फिर आप पहले ये अमाउंट फाइंड करेंगे, फिर उसमें से माइनस p करेंगे तो अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 फार्मूला हैं, या डायरेक्ट इसका अगर ये भी फार्मूला आ जाए कंपाउंड मार्कअप, मतलब A की जगह डायरेक्ट यही पुट कर लेते हैं, p इंटू 1 प्लस r की पावर t माइनस p,
तो ये डायरेक्ट फार्मूला है इसका, ये इनडायरेक्ट फार्मूला है। तो बच्चों ये दो फार्मूलाज यूज़ करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी जो इसका फार्मूला है ना वो मैं आपको बताने लगा हूँ कंपाउंड मार्कअप का है। आप प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करें रेट के साथ और मल्टीप्लाई कर दें टाइम के साथ, तो इजीली कंपाउंड मार्कअप फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कंपाउंड मार्कअप के लिए। तो कंपाउंड मार्कअप, कंपाउंड जो मार्कअप है उसके लिए फार्मूला हम सेलेक्ट करने लगे हैं, मार्कअप इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्लियर है बच्चों? अब देखें यहाँ से वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। प्रिंसिपल है 3,75,000 और रेट उसने दिया है 14%, 14% लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई टाइम है बच्चों 1 ईयर, यहाँ पे 1 आ गया। क्लियर? अब 1 को मल्टीप्लाई करें किसी के साथ भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से आएगा 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 14 और परसेंट को ख़त्म करें तो 1 बाय आ जाएगा 100। ये 2 सिफर यहाँ से कैंसिल, तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 14। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली कंपाउंड मार्कअप कितना आने लगा है, कंपाउंड मार्कअप इक्वल टू 52,500 रुपीज़। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज उसे फिनिश करेंगे।